हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का क्लास 10th। इसमें सबसे वैश्वीकरण का कारक क्या है? एमएनसीज हैं। एमएनसीज यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। एमएन का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय और सी का मतलब होगा कंपनी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। तो देख एमएनसीज अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले क्या देखते हैं? अब एमएनसीज क्योंकि बहुराष्ट्रीय यानी कि कई राष्ट्र में, कई देशों में जो कंपनी काम करती है उसे एमएनसीज कहते हैं। तो अगर किसी एक नए देश में उन्हें अपना सेटअप करना है तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं? तो पहले तो बाज़ार से निकटतम दूरी देखते हैं। वो उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जो बाज़ार से निकट हो, जहाँ पे उनके उत्पाद तुरंत ही बिक जाएं। ऐसी जगह वो अपना सेटअप लगाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ इससे क्या होता है, उनका परिवहन का खर्चा कम हो जाता है। तुरंत उत्पाद होगा, उत्पाद बनेगा, माल तैयार होगा और तुरंत मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? सस्ते दर पर कुशल व अकुशल। अब यहाँ पे कुशल का मतलब क्या है? जो कुछ कह सकते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के वर्क कर पाएँ, और अकुशल यानी कि जो नॉर्मल ढुलाई चीज़ों की करते हैं और वो सब। सस्ते दर पर कुशल व अकुशल मजदूर उपलब्ध हो जाएं। जैसे कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ पे मजदूर हमेशा सस्ते दर पे मिलते हैं। इसलिए हमेशा एमएनसीज को अट्रैक्ट करता है भारत की बाज़ार। और यहाँ पे बाज़ार भी बहुत बड़े, क्योंकि जनसंख्या की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। थर्ड क्या है? थर्ड वो लोग देखते हैं सरकारी नीतियों में उनके लिए दिलचस्पी। इसका क्या मतलब है कि सरकारी नीतियाँ उनके फेवर में कितना काम करती हैं। लाइक अगर अवरोधक लगे हैं तो उनके लिए अवरोधक क्या है? पहले तो व्यापार अवरोधक यानी कि बैन जो लगे होते हैं चीज़ों पे, तो कितने कम है। जहाँ पे टैक्स कम लेगी सरकार एमएनसीज से, वहाँ पे ही एमएनसीज ज़्यादा अपना सेटअप करना चाहेंगी। जहाँ पे टैक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे क्यों जाएंगी फालतू में। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सस्ते दर पर मजदूर भी है, बाज़ार तो बहुत ज़्यादा ही है, और नीति भी बहुत अच्छी कर दी गई है पहले के अनुसार अब। तो इसलिए एमएनसीज क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा अपने सेटअप कर रही हैं। और इस टाइम लास्ट 2 ईयर्स से तो और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई तो फैक्ट्री तो लगाएगी अब, लेकिन उनके भी सेटअप के कुछ तरीके होते हैं। तो 3 तरीके हैं, देख लेते हैं। कंपनियों के साथ मिलकर, यानी कि जो स्थानीय कंपनी हैं उनको अपना पार्टनर बनाकर प्लस कर लेती हैं एमएनसीज। तो अब इससे इन्हें क्या फ़ायदा है जो ये इनके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार होती है? तो इनके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला है कि इनको, क्योंकि एमएनसीज बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर देश नहीं लेकिन बहुत सारे राष्ट्र में इनकी कंपनियां, तो इनके पास जो रुपए होते हैं वो बहुत अधिक। तो पहले तो इन्हें रुपए की सुविधा उपलब्ध होती है, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी आती है इनके पास, नई प्रौद्योगिकी इन्हें इससे काफ़ी सारी नई प्रौद्योगिकी दी जाती है काम को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है एक स्थानीय पुरानी कंपनियों को खरीद कर। कोई स्थानीय पुरानी कंपनी है, शायद वो बंद पड़ी हो सकती है, या फिर वो बहुत लॉस में है, तो फैक्ट्री को बेचना चाहेगा, कंपनी को बेचना चाहेगा, तो क्या करती हैं एमएनसीज? उससे ख़रीद लेती हैं। ख़रीद लेंगी तो वहाँ पे अपना नया सेटअप, अपने नई प्रौद्योगिकी यूज़ करके उसे बढ़ा देंगी। छोटी छोटी फैक्ट्री को ऑर्डर देकर। ये कैसे होता है? लाइक उन्हें टी शर्ट बनवानी है, उन्होंने छोटी छोटी जो स्थानीय फैक्ट्री है उन्हें ऑर्डर दे दिया, और बाद में उनसे वो टी शर्ट 100 रुपये में ख़रीद कर उन पे अपना टैग लगा दिया। लाइक जो बड़ी कंपनियां होते हैं उनके जो टैग होते हैं वो अपना टैग लगा कर और उसे अब 1000 में बेच देते हैं। तो ये होता है उनका मेन बिजनेस, छोटी छोटी कंपनियों को। और ये ज़्यादातर कपड़ा व्यापार में ही होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा कपड़ा व्यापार में देखने को मिलता है, बिकॉज मटेरियल लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है केवल, कोई ज़्यादा नहीं होता। बस टैग की वजह से वो 1000 की टी शर्ट, 100 रुपये की टी शर्ट 1000 में बेचते हैं वो। तो ये अब हम लोगों ने देख लिया। अब इससे उपभोक्ता को भी कुछ फ़ायदे होते हैं, तो वो अभी हम लोग आगे टॉपिक्स में ऐड कर देंगे, अभी फिर से मुझे बताना पड़ेगा नहीं तो ऐसी लाखों
MNCs हैं, 1 2 3 नहीं है, लाखों हैं, क्योंकि हमारा वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं तो लाखों हैं। अब कोई MNCs 2 ही देश में करती होंगी, कोई 3 देश में। हर कंपनी ऐसी नहीं है जो हर देश में मिलेगी, वो तो कुछ ही होंगी, लेकिन ऐसे लाखों MNCs हैं। तो MNCs क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर असर होता है। लाइक अगर USA के PM प्रेसिडेंट चेंज होते तो पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट तक पे असर देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे असर है, यहाँ का असर यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि वैश्वीकरण सच में हो रहा है, पूरे विश्व एक गांव की तरह हो रहा है। तो ठीक है, ये तो देख लिया। अब इसके कुछ कारण भी हैं, तो देखिए 3 कारण हैं। किसके? वैश्वीकरण के 3 कारण हैं बढ़ने के। क्या? पहला तो परिवहन, क्योंकि आज के टाइम में पहले क्या था, पहले अगर बहुत पहले देखें तो केवल बैलगाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें। आज क्या है, आज तो एरोप्लेन, फ्लाइट और ये सारी चीज़ें भी हो गई, तो इससे परिवहन बहुत सुगम हो गया है। तो इससे अब एक जगह से, वर्ल्ड की एक जगह से दूसरी जगह में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे 18 घंटे फ्लाइट से। तो इसलिए परिवहन ईजी हो रहा है, तो वैश्वीकरण बढ़ रहा है अपने आप ही। प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, एक कॉल पे हम US से भी बात कर सकते हैं, तो प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, इसलिए वैश्वीकरण बढ़ रहा है। और तीसरा उदारीकरण। अब इस टर्म के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। अब उदारीकरण का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो किसी भी देश में जब सरकार विदेशी व्यापार को अच्छा बनाने के लिए व्यापार अवरोधक हटा देती है, तो उसे बोलते हैं उदारीकरण। व्यापार अवरोधक हटा देगी सरकार, तो उदारीकरण। अब व्यापार अवरोधक, पहले उससे कुछ चीज़ें, तो व्यापार अवरोधक लाइक अ बैन, जैसे कि अगर इंडिया चाहे तो वो चाइना से सभी जो सामान आते हैं चाइना के, जो इंडिया में बिकते हैं, वो बैन कर देगा, तो व्यापार अवरोधक हो गया। अब व्यापार अवरोधक को हटा दिया तो उदारीकरण हो गया, यानी कि अब कोई भी किसी भी देश का सामान हमारे इंडिया में आकर और कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो व्यापार अवरोधक हमारे भारत में कब हटाया गया? 1991 ईस्वी में, सन 1991 में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो था वो व्यापार अवरोधक हटाना सरकार की नीतियों के अनुसार गलत था। क्यों गलत था? 2 रीज़न है इसके भी, ये याद रखना है, दोनों रीज़न। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही चल रही हैं, कहानी नहीं सुननी है केवल। 2 रीज़न थे सन 1991 के पहले इन सारी चीज़ों को ना हटाने के। पहले तो था ब्रिटिश के लोग क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आई थी भारत, क्या करने? केवल व्यापार करने। तो एक डर हो गया था कि कहीं ऐसी कोई और कंपनी आई फिर से हमें कब्जा ना कर ले। तो पहला तो कारण था ब्रिटिश, और दूसरा था हमारे इंडिया का बिजनेस बहुत नीचे स्तर पर था, निम्न स्तर पर था। उस टाइम अगर MNCs आ जाती भारत में, तो भारत का जो मूल व्यापार था वो ठप हो जाता, ख़त्म हो जाता। अब वो ख़त्म तो नहीं कर सकती थी सरकार, बिकॉज उस पर भी तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। तो इसलिए ये 2 रीज़न की वजह से 1991 जब सरकार को लगा कि हाँ अब हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो टक्कर ले सकती हैं, तब 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। अब उदारीकरण की नीति को हटाने के लिए एक है WTO, वो भी बहुत सारे राष्ट्र को फोर्स करता है कि आप हटाओ। WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। इसमें 160 प्लस देश हैं। ये WTO एक हेडिंग बना के अपनी कॉपी में लिखना, अलग भी और बता रही हूँ। इसका मेन जो ध्येय है वो विदेशी व्यापार अवरोधकों को हटाना है, कि अवरोधक खत्म होंगे तभी विदेशी व्यापार बढ़ेगा, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होगा, वैश्वीकरण और भी ज़्यादा होगा। लेकिन विश्व व्यापार संगठन में एक इसकी गलती जो है, ये हमेशा छोटे देशों को फोर्स करता है, उन पे दबाव डालता है, लेकिन बड़े देशों को ये, जैसे कि USA अगर इसकी नीति नहीं अपनाता है तो USA को ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वही कोई छोटा देश है तो उस पर ये अपना दबाव बनाएगा। तो बस विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमें इतना जानना था। 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। अब
एक टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसकी जो संगठन की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। WTO से रिलेटेड है, सॉरी नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MCQ में आता है ये क्वेश्चन। तो 1995 याद रखना, एक 1991 याद रखना है, एक 1995, केवल 2 ही चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। और इसका राजधानी जिनेवा में है। जिनेवा में बहुत सारी इसकी मुख्यालय, बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। अब भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 2 या 4, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, तो कौन कौन सी हैं। पहला तो टाटा, सबने नाम सुना है टाटा का। दूसरा एशियन पेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब कभी ना कभी क्वेश्चन में आए हैं, बोर्ड्स में आए हैं, तो मैं बता रही हूँ। एशियन पेंट्स है, टाटा है, और लाइक एयरटेल है, इन्फोसिस है एक कंपनी। ये सारी पहले भारतीय कंपनी थी, धीरे धीरे इन्होंने अपना पूरे विश्व में व्यापार बढ़ाया। तो अब हमने लगभग ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। एक चीज़ है निजीकरण। तो निजीकरण क्या है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व निजी प्रबंध के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। लाइक आज के टाइम में सरकार निजीकरण पे बहुत बढ़ावा दे रही है। जैसे कि पहले एयर इंडिया था, अभी कुछ टाइम पहले तक एयर इंडिया भारत सरकार हैंडल करती थी, लेकिन जब वो घाटे में जाने लगा तो उसने टाटा को उसको संचालित करने के लिए निजी दे दिया। निजी, क्योंकि टाटा एक निजी कंपनी है, तो निजी प्रबंध में उसे संचालित करने को दे दिया। तो अब क्या है, वो मुनाफे में हो गई, तो इसे कहते हैं निजीकरण। निजीकरण भी मेन 1990 के दशक से ज़्यादा भारत सरकार ने उसे बढ़ावा दिया। उसके पहले भारत सरकार के अंतर्गत हर चीज़ को चलाना चाहती थी। आंतरिक व्यापार क्या है, ये भी सुन लो फटाफट से। आंतरिक व्यापार किसी भी देश के अंतर्गत उसी देश के स्थानिक व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला आंतरिक व्यापार कहलाता है। जैसे कि इसे घरेलू व्यापार भी बोलते हैं। अब आंतरिक है, समझ में आता ही है ना, आंतरिक यानी कि देश के अंदर। क्लियर। कुछ चीज़ें और है, वैश्वीकरण के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदेकरण क्या है, बहुत सारा है, अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं अच्छे से, वरना समझ में नहीं आएगा। के फ़ायदे क्या है, MNCs भारत आई तो भारत सरकार को भी फ़ायदा हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा हुआ, MNCs को भी फ़ायदा हुआ। पहले हमने देखा था 3-4 फ़ायदे हुए थे MNCs को। भारत की कंपनियों को बिकॉज MCQ से टक्कर लेने के लिए गुणवत्ता, अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ी, इस और अच्छा उत्पाद करना पड़ा, क्योंकि MNCs हर चीज़ सस्ते दर पर अवेलेबल करा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर चीज़ों को बनाती हैं, तो उनकी दरें जो होती हैं सस्ती हो जाती हैं। तो भारत की कंपनियों को भी अपनी दर सस्ती करनी पड़ी। नई प्रौद्योगिकी आई भारत के बाज़ारों में, जब MNCs और लोकल कंपनियां जो मिली तो नई प्रौद्योगिकी बनी। नौकरी सेक्टर, नौकरियों में बढ़ावा हुआ, अवसर बढ़े लोगों के लिए, उन्हें जॉब्स ज़्यादा मिलने लगी। अब अवसर सबसे ज़्यादा किस में मिला, तो IT सेक्टर में मिला, IT क्षेत्र में मिला। MNCs जो हैं, बहुत सारी MNCs हैं जिनके भारत में कॉल सेंटर्स हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी नौकरियां, अवसर बढ़ते हैं। नुकसान भी, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा है तो हर चीज़ का नुकसान है। तो नुकसान जैसे कि भारतीय खिलौने भारत में अब नहीं दिखते, क्योंकि सारा क्या है, अवरोधक हटाया जैसे ही भारत ने, चीन के खिलौनों ने जगह ले ली भारत की खिलौनों से। अब भारत में खिलौनों की कंपनियां लगभग ना के बराबर हैं, सारे बाहर से आयात हो जाता है और वही बिकते हैं। मजदूर कानून क्या किए गए, थोड़े लचीले किए गए। MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए कानून लचीले तो कर दिए गए, लेकिन मजदूरों का नुकसान हुआ इसमें। मूल वस्तुएं भारत के बाज़ारों में गायब, जैसे कि जब से भारत के बाहर की कंपनियां भारत में आई, तो जैसे कि आप आज के टाइम में मटका बहुत कम देखने को मिलेगा। आज के टाइम में धोती कोई नहीं यूज़ करता, कोई नहीं पहनता। समोसे की जगह आज के टाइम बर्गर ने ले ली है। तो ये सारी चीज़ें भारत की जो मूल वस्तुएं, जैसे कि समोसा मूल नहीं है अगर हिस्ट्री में देखें, बट बहुत ज़्यादा जगह ले ली थी समोसों ने इंडिया में, लेकिन
अब क्या है, उसकी जगह बर्गर ने ले लिया है। तो ये सारे चीज़, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का नुकसान, तो वैश्वीकरण के फ़ायदे और नुकसान में ये आ सकता है। तो फटाफट से लिख देना, ऐसे ही बना के कुछ लाइन्स और बना देना। इसमें उसके एग्जांपल्स एमएनसीज़ के, भारत की एमएनसीज़ कौन कौन से, वो भी एग्जांपल जोड़ सकते हो। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर चैप्टर पूरा क्लियर हो गया और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज्योग्राफी सिविक्स दोनों ही कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी क्लियर कर लो। इसका एक चैप्टर और बचा है, वो भी आ जाएगा फटाफट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।